तो आइए आज के अखबारों पर नजर डालते हैं। मुख्य पृष्ठ पर किन खबरों को खास तौर पे तरजीह दी गई है और फिर उसी पर हम समीक्षा भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। अगर नजर डाल लें हम जनसत्ता पर, तो जो अहम खबर देखने को मिल रही है चाचा भतीजा पार्ट 2, और लगभग यही खबर लगभग हर अखबार के मुख्य पृष्ठ पर है। ज्यादातर जगहों पर अखिलेश औरंगजेब और मुलायम शाहजहां, ये बात सामने लिखी गई है। जिस खबर का हवाला लगातार अपनी तनातनी में और कही अखिलेश यादव ने, और शिवपाल यादव का स्टेटमेंट की झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। जो बात उन्होंने मंच पर कही थी, वही ट्रिपल तलाक को लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़कर ना देखा जाए। और अहम खबर एक देखने को मिल रही है कि देश में 500 करोड़ से ज्यादा लोन वाले 57 डिफॉल्टर हैं और फंसे हैं 85,000 करोड़। तो ये अहम खबरें देखने को मिल रही है। और टाटा समूह से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर है। टाटा समूह में घमासान है और साइरस हटाए गए, साइरस मिस्त्री को हटाया गया है कई तरह के आरोप लगाकर कि परफॉर्म नहीं कर सके। जितने भी वायदे फाइनेंशियल उन्होंने किए थे कंपनी से, वो वायदे नहीं निभा पाए। लेकिन कमोबेश जिस खबर को सबसे ज्यादा कवरेज मिली है मुख्य पृष्ठ पर, वो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। क्या कुछ रहा, कल की गहमा गहमी अखबार में छाई हुई है। तो समाजवादी पार्टी में उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लखनऊ में बैठक के दौरान हुए हंगामे के बाद से सुलह की कोशिशें जारी है, लेकिन अभी तक सुलह का रास्ता नहीं निकल पाया है। सोमवार देर शाम अखिलेश यादव ने अकेले जाकर मुलायम सिंह से उनके घर पर मुलाकात की, जबकि शिवपाल यादव सीएम अखिलेश के आवास पर करीब 1 घंटे इंतजार करते रहे और फिर वापस लौट गए। हालांकि तमाम कयासों के बीच सुलह के फॉर्मूले से जुड़ी खबर भी आ रही है। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी में पहले की तरह एक बार फिर सुलह का फॉर्मूला तय हो गया है। ये फॉर्मूला मुलायम ने तय किया है। फॉर्मूले पर अखिलेश ने सहमति भी जता दी है और इसके मुताबिक शिवपाल की बर्खास्तगी रद्द होगी और उनके साथ बाहर का रास्ता दिखाए गए मंत्रियों की कैबिनेट में वापसी हो जाएगी। शिवपाल से लिए गए तमाम मंत्रालय लौटा दिए जाएंगे। हालांकि अगर ये फॉर्मूला लागू भी हो गया तो क्या समाजवादी कुनबे का कलह थम जाएगा, ये बड़ा सवाल बरकरार रहेगा। क्योंकि बीते दिन सपा बैठक में जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई, सड़क पर समर्थक एक दूसरे से भिड़ते नजर आए, उससे यही लगा कि दोनों ही धड़ा अब झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में मुलायम का फॉर्मूला लागू भी हो जाता है तो क्या दोनों धड़ा मान जाएगा और कड़वाहट भुला पाएंगे चाचा भतीजे, ये एक अहम सवाल बरकरार है। इधर सीएम अखिलेश के साथ हुए सुलूक पर रामगोपाल यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अपनी ही पार्टी के लोगों ने शर्मनाक काम किया है। रामगोपाल ने कहा कि अगर शिवपाल और अमर किसी सार्वजनिक जगह जाते हैं तो उनकी पिटाई तक हो सकती है। हमारे ऊपर इस तरह के घटिया अगर इल्जाम लगेंगे तो वहां तो संतुलित रहा व्यवहार लोगों का, फिर भी अगर पब्लिक मीटिंग में लगे तो पब्लिक लोगों को मारेगी। अमर सिंह और शिवपाल एक साथ जाके उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में मीटिंग करने जाएंगे, तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि रामगोपाल क्या है और क्या चीज है। वहां एक शब्द मेरे खिलाफ बोल के देख लेंगे और सुरक्षित चले जाएंगे पब्लिक के बीच में से, तो मैं जाऊंगा, मैं समझूंगा कि मेरी पॉलिटिक्स बिल्कुल बेकार रही। मैंने जनता के बीच कभी कोई काम नहीं किया। कोई सवाल नहीं अलग पार्टी बनाने। अलग पार्टी क्यों बनाए? अलग पार्टी वे बनाए जिनके पास कुछ नहीं, सब कुछ अखिलेश के पास। जनता अखिलेश पास के, जनता ही पार्टी होती है, वही मतदाता पार्टी होती है, वही बनाती, उसी पर मान्यता मिलती। अभी तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि अखिलेश कैसे मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी में जो भी हो रहा है वो दुखद है। आज मैं तो पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में था, मैं आया तब लोगों ने बताया कि बहुत वहाँ शोर शराबा हुआ, मुख्यमंत्री के हाथ से माइक भी छीना गया। तो मुख्यमंत्री के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होगा, और होता रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने जो शानदार किया वो उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया। और इसीलिए उनकी जो स्वीकृति है वो अक्रॉस पार्टी लाइन है। किसी दूसरी पार्टी ने आज तक अखिलेश पर व्यक्तिगत न कोई आरोप लगाया और न उनके विकास कार्यों का विरोध किया। सबसे दुखद बात यह है
कि विपक्षी पार्टी आरोप नहीं लगाई, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ लोग डेलिबरेटली लगातार मुख्यमंत्री को और आइए इस पर हम समीक्षा करें। कल जो गहमा गहमी रही और आज भी क्या जो सुलह का फॉर्मूला सुझाया जा रहा है उस पर बात बन सकती है। रेणु मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेणु आपका। पूरी कल की अगर हम घटनाक्रम देखें तो जो कुछ भी मंच पे दिखा वो अपने आप में अप्रत्याशित था और भारतीय राजनीति के लिए भी बहुत अहम हो गया। वो ऐतिहासिक कहेंगे इसे, जहां चाचा भतीजे सीधे तौर पर इतनी तलखियों के साथ मंच पर नजर आए। कैसे देखते हैं अब आप समाजवादी कुनबे को? क्या जो सुलह की बात सामने कही जा रही है वो कारगर होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो सब चल रहा है अब तो सब पब्लिक डोमेन में है। वो आज का नहीं है, कई महीनों से है। जब से अमर सिंह को मुलायम सिंह राज्यसभा में लाए हैं वापस, तब से ये शुरू हो रहा है। अखिलेश ने उस फैसले की खिलाफत करी थी और उसके बावजूद भी मुलायम सिंह उनको लेकर आए और इससे ये शुरू हुआ डिवीजन पार्टी में, जो अब यहाँ तक पहुंचा, जो हमने कल स्टेज पे देखा कि वो अखिलेश से माइक छीन लिया गया शिवपाल ने और जो नारेबाजी हुई और हुआ। फॉर्मूला पहले भी बना था जब शिवपाल को रीइंस्टेट किया गया था मुलायम सिंह के कहने पे। उसके बाद फिर राम गोपाल को पार्टी से निकाल दिया गया। राम गोपाल यादव पूरी तरह से अखिलेश के साथ हैं और इस सिचुएशन में मुझे लगता नहीं कि भाई प्रयास तो आखिरी समय तक लोग करते ही रहते हैं। कोई भी ब्लेम लेना नहीं चाहेगा पार्टी को तोड़ने का। मेरे ख्याल में अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी ये है कि जहां तक हो सके इकट्ठे रहो, क्योंकि एक ब्रेकिंग पॉइंट तो पहुंच ही गए हैं और वो ब्रेकिंग पॉइंट जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता, उनकी तरफ से नहीं दूसरी तरफ से, या तो उनको पार्टी से निकाला जाएगा या फिर हटाया जाएगा। जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होगा वो सामने आएगा। पर इसमें राम गोपाल ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन जा चुके हैं। सिंबल पे, नाम पे, सब पे बात हो रही है, क्योंकि अब ये देखना ये है कि क्या वो अखिलेश खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। कल बड़ी खबरें थी कि राम गोपाल अरुण जेटली से भी मिले हैं। उसके अलावा कांग्रेस से भी उनका कुछ संपर्क है। राहुल गांधी भी थोड़ा सॉफ्ट है अखिलेश यादव पे। तो ये कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि देखिए जहाँ तक दोनों फैक्शंस के बीच की बात है, अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो मुलायम सिंह की नई फैमिली है, उनकी जो सेकंड वाइफ है साधना गुप्ता और उनके बेटे प्रतीक की बहू की माँ, ये सब अलाइंड हो गए हैं शिवपाल और अमर सिंह के साथ अखिलेश यादव के खिलाफ। अब इस माहौल में मुलायम जो है अपनी नई फैमिली से जो घिरे हुए हैं, उसको लेके वो बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए कि एक निष्पक्ष राय देना और एक एल्डर स्टेट्समैन की तरह फेयर और ऑब्जेक्टिव रहना। वो उनका झुकाव दिखा जा रहा है कि वो जिस तरह से उन्होंने बोला कि अमर सिंह ने मुझे जेल से बचाया इसलिए मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो इन सब चीज़ों में अब इतना ज़्यादा बिटरनेस आ गया है दोनों तरफ से कि मेरे को लगता है कि इस चुनाव में ज़बरदस्त इसका नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को। और बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उसका फायदा वो ले, और मायावती होपफुल है कि क्योंकि अगर बिखराव होता है समाजवादी पार्टी में, जो मुसलमान वोट है वो, क्योंकि कांग्रेस अभी अपने आप ऊपर पैरों पे नहीं खड़ी हो पा रही है, तो मुस्लिम वोट जो है वो चली जाएगी मायावती के साथ। अब इसमें अमर सिंह का जो अलाइनमेंट है वो ये भी स्पेकुलेशन है कि राजनाथ सिंह के साथ है। राजनाथ सिंह भी अब कोशिश कर रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस माहौल में उत्तर प्रदेश के। तो बहुत सारे इसमें व्हील्स विद इन व्हील्स हो गए हैं। कुछ हद तक 2019 का जो जनरल इलेक्शन है उसको लेके भी मूव्स हो रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव, बड़ा यादव परिवार जो लखनऊ से लेके बिहार तक फैला हुआ है, उनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो सकता है एक ऑल्टरनेटिव फोर्स, अगर राहुल गांधी पीछे रह जाए और नीतीश कुमार पूरी तरह से आगे ना आ पाए। तो एक अखिलेश एक स्ट्रॉन्ग यंग है, नौजवान है और फ्यूचर का जो विजन है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ सेक्शंस के लिए। तो ये लड़ाई वहां तक भी जाती है, क्योंकि एक सिंपल फैमिली के अंदर की ये नहीं है, इसमें बहुत सारे
अब लोग जुड़ गए हैं और बहुत सारे एंगल्स और बहुत सारा एजेंडा भी आ गया है। जी, और अब एक सुलह के फॉर्मूले की बात हो रही है कि वापसी हो जाएगी शिवपाल यादव की उनकी कैबिनेट में, और तमाम जो उनके साथ मंत्री हटाए गए थे उन्हें भी वापसी मिल जाएगी। लेकिन इसके बदले अखिलेश को क्या, लगातार जो बात कही जा रही थी कि वो कुछ पावर एक्सरसाइज चाहते थे, अपने कुछ डेमोक्रेटिक अधिकार चाहते थे पार्टी में फैसले लेने को लेकर, खासतौर पर टिकट बांटने को लेकर। क्या अखिलेश को अब वो जिम्मेदारी मिलेगी कि वो पूरी तरह से चुनाव में अपनी शख्सियत के साथ, मजबूत शख्सियत के साथ उतर सकें? क्योंकि जितना छीछा लेदर हो चुका है उसके बाद क्या उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा? ये बड़ी चुनौती अब अखिलेश यादव के सामने है। मेरे ख्याल में अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया इसके लिए, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश को डिसीजंस नहीं लिए जाने थे, उनके डिसीजंस ओवरटर्न हुए। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है कि वो एक इतना बड़ा प्रदेश का हेड है और वो खुद अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा। कभी एक चाचा, कभी दूसरा चाचा, कभी अंकल, कभी कजन। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर जो पुराने समाजवादी हैं समाजवादी पार्टी में, वो सब अखिलेश के साथ है, और जो नया यंग यादव ब्रिगेड है वो भी अखिलेश के साथ है। तो मेरे ख्याल में जो लिमिटेड और एक शिवपाल और अमर सिंह और मुलायम की बहुत अच्छी इमेज नहीं रह गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये सब फैक्टर्स को लेके मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा कॉम्प्रोमाइज चलेगा, क्योंकि अगर एक तरफा कॉम्प्रोमाइज होगा उसका कोई फायदा नहीं है। क्या राम गोपाल भी इसमें वापस पार्टी में एडजस्ट होंगे, ये भी एक सवाल है। क्या अखिलेश राम गोपाल को छोड़ देंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो मेरे ख्याल में एवरीबडी इज वेटिंग एंड वॉचिंग, एक कौन पहले ब्रेक करेगा। तो इस सिचुएशन में ये इनएविटेबल है स्प्लिट, और पार्टी के अपने अलग अलग दोनों तरफ से के लोग जाएंगे, और इसमें इस माहौल में कोई ब्लेम लेना नहीं चाहता अपने ऊपर। वो अखिलेश मेरे ख्याल में चाहते नहीं कि जो यादव परिवार है उनको ब्लेम करे समाजवादी पार्टी तोड़ने के लिए, इसलिए वो जाके मिल भी रहे हैं अपने फादर से, उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल में मुलायम सिंह जी जो हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी खड़ी करी, बहुत मजबूत नेता उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी पार्टीज को अपने टाइम में इकट्ठा भी किया, और समाजवादी पार्टी का एक सिंबल बने थे वो। पर जब से पिछले टर्म में आपने देखा, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो अमर सिंह ही डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर थे। इस बार क्योंकि उनको पार्टी से निकाल दिया गया, तो शायद वो बदले में कि भाई मेरे को पार्टी से क्यों निकाला, अमर सिंह अपना पूरी तरह से ताकत से आए हैं वापस कि समाजवादी पार्टी पे पूरा कंट्रोल। इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि 6 महीने बचे थे चुनाव में, इसमें फंड्स और पैसे का भी एक रोल था। बाबा रामदेव को नोएडा में बहुत बड़ी जमीन देने का वायदा किया था शिवपाल ने। वो जो चीफ सेक्रेटरी सैक हुए थे सिंगल, वो फाइल लेके दिल्ली पहुंचे थे शिवपाल के पास। अखिलेश को ये पसंद नहीं था, उनको सैक किया। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको लेके कि क्योंकि एक पैसे का भी एक बहुत अहम भूमिका है ये जो सारा सब पूरी कुछ हुआ राजनीति है। में। और ये छोटी छोटी घटनाएं जिसका जिक्र आपने किया, ये एडअप होती गई और भरभरा कर जो पार्टी है, जो ताना बाना पारिवारिक था, वो गिरकर सामने आ गया। रेनू, आप बने रहिए हमारे साथ। इधर अभिषेक पांडे हमारे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अभी क्या अपडेट है हमारे पास? कल कुछ खास निकल कर नहीं आ पाया, अब सुलह के फॉर्मूले की बात हो रही है। देखिए, उम्मीद की जा रही है कि आज एक कोई हल निकलेगा, फॉर्मूला एक ऐसा बनाया गया है जिससे सभी लोग सहमत हो पाएंगे। कल मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई है अखिलेश यादव की देर रात, और ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की जो नाराजगी है, वो जो चाहते हैं उसको भी मान लिया जाएगा। साथ ही साथ शिवपाल यादव उनकी जो मांगे हैं, जो वो चाहते हैं उसको भी मांग लिया जाएगा। उसमें जो सबसे अहम और कारगर फार्मूला वो यही है कि शिवपाल यादव और पार्टी के जो बर्खास्त मंत्री हैं, जिनको मंत्रिमंडल से हटाया गया है, उनकी संभवतः मंत्रिमंडल में वापसी होगी, और उसके बाद सभी नेताओं को काम पे लगा दिया जाएगा। सभी लोग पार्टी के सिल्वर जुबली कार्यक्रम और अखिलेश यादव की रथ यात्रा में लग जाएंगे। और ये वो दौर होगा, ट्रांजिशन पीरियड होगा, जब लोगों की गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगी, लोगों की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। ये थोड़ा वेट एंड वॉच और थोड़ा वक्त देने वाली बात है। मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि एक दूसरे को वक्त दीजिए, एक दूसरे को समझिए, चीजें अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन फॉर्मूले की जो पहली कड़ी है वो यही है कि जो बर्खास्त मंत्री हैं उनको ससम्मान मंत्रिमंडल में लिया जाए, और आज उम्मीद है इसी एक्सरसाइज पर काम होगा। जी अभिषेक, आपने कहा कि बर्खास्त मंत्री और शिवपाल यादव की वापसी हो, लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव की मांगे क्या कुछ हैं, और क्या राम गोपाल यादव की वापसी की बात भी अखिलेश रखेंगे?
देखिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव की वापसी की कोई बात नहीं हुई है। इसमें फिलहाल अखिलेश यादव की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न है, एक ही बात बार बार कही जा रही है, अमर सिंह। अखिलेश यादव से भी कल मुलाकात हुई हम लोगों की, तो उन्होंने यही कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि अमर सिंह और उनके जो लोग जो पार्टी में और सरकार में इंटरफेयर करते हैं, परिवार में इंटरफेयर करते हैं, ऐसे लोगों से संबंध खत्म किया जाए। उन्होंने साफ कर दिया कि वो न पार्टी बना रहे हैं, न पार्टी तोड़ रहे हैं, न किसी को बाहर निकालना चाहते थे। वो सिर्फ उन्हीं लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो वो रहते उनके साथ है, लेकिन अमर सिंह के साथ देखते हैं, बातें अमर सिंह जैसी करते हैं। जी अभिषेक, कल लेकिन स्टेज पर जो तल्खी देखने को मिली, उसके बाद जितना भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें मुलायम सिंह यादव, लेकिन अब बचे हुए दिनों में सरकार जब तक है, चुनाव तक यूं कहें, क्या काम करना आसान हो पाएगा? और जो विकास की जितनी योजनाएं थी, क्या उस पर कारगर ढंग से अखिलेश सरकार काम कर पाएगी? देखिए विलासा, ये तो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, तमाम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जो फंक्शनिंग है, वो प्रभावित दिख रही है। सबको पता है कि 2 महीने की सरकार है और 2 महीने में पार्टी के जो ज्यादातर मंत्री हैं, जो नेता हैं और खुद मुख्यमंत्री एक दूसरे से आपस में ही कमियां निकालने में लगे हुए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो मॉडल लेकर के चल रहे थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, फिलहाल अभी ब्रेक सा लगा हुआ दिख रहा है। पिछले 15 दिनों में, 1.5 महीने में जो तमाम दिक्कतें देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर, उसका असर जाहिर तौर पर होने जा रहा है सरकार के काम पर। और इन द मीन टाइम सबसे जरूरी ये भी है कि अब अखिलेश यादव की रथ यात्रा निकलने वाली है, उनको ज्यादा समय बाहर ही निकलेगा। उसके बाद पार्टी के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में लोग जुट जाएंगे, पार्टी के चुनाव में जाना है, प्रचार में लग जाएंगे। तो सरकार के कामकाज से जो समय जो उनको देना था, वो अब उनको पार्टी के प्रचार में देना पड़ेगा। उसका असर अभी से दिखने लगा। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रेनू, अब ये अहम सवाल है कि चुनाव में ये पार्टी जाएगी तो कैसे? जहां कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव कि एक दूसरे को वक्त दीजिए, तो उस वक्त में जनता का वक्त भी जाया हो रहा है। वक्त बहुत कम है, चुनाव अभी सिर पे आ गया है। मेरे ख्याल में मेन मुद्दा अब ये हो गया है कि टिकट कौन बांटेगा। वहाँ शिवपाल ने, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो चाह रहे थे कि टिकट का कंट्रोल उन पे रहे, वो और अमर सिंह मिलके टिकट बांटे। और इसमें कौन से एक्सटर्नल और फैक्टर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। अखिलेश कह रहे थे कि नहीं, टिकट तो क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ, स्टेट मैं चलाता हूँ, टिकट मैं बांटूंगा। तो पहले तो एक फॉर्मूला निकल रहा था कि उनको जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड टाइप का कमेटी होता है, जो हेड उसका बना के उनको टिकट वो बांटेंगे। तो टिकट पे बेसिकली अब ये झगड़ा आके टिका है। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन या रेजोल्यूशन हो पाएगा। मेरे ख्याल में एवरीबडी जस्ट डजंट वांट टू टेक द ब्लेम। अगर कोई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दूसरा पहल करे और हमको निकाल दे या पार्टी तोड़ ले, तो मेरे ख्याल में अखिलेश बहुत मेच्योरिटी से काम कर रहे हैं। वो काफ़ी सेंसिबल दिख रहे हैं इस पूरे उसमें कि मेरे को पार्टी नहीं तोड़ना, मेरे को नई पार्टी नहीं बनाना मुझे। पर पीछे से बिहाइंड द सीन्स ये सारे मूव्स अभी चल रहे हैं। पार्टी का नाम क्या होगा, सिंबल क्या होगा, क्योंकि पहले जब पार्टी रजिस्टर हुई थी तो रामगोपाल यादव ने ही वो सारा करा था, उनके ही नाम पर है जो साइकिल का सिंबल है। अब उसमें जो है इलेक्शन कमीशन क्या रोल करता है, कौन कोर्ट जाता है, क्या होता है, क्योंकि एक मोटरसाइकिल भी अखिलेश के पास ऑप्शन है कि सिंबल में मोटरसाइकिल। तो मेरे ख्याल में ये देखिए बहुत आगे तक लड़ाई चल गई है और ये लड़ाई बहुत आसान, ये इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इतना सिंपल नहीं है जितना सरफेस पे दिखता है। और इसको रिजॉल्व करना आसान, क्योंकि कई फोर्सेस हैं जो चाहते नहीं कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई खत्म हो। इस इलेक्शन में भले ही इनको अखिलेश को नुकसान हो, पर मेरे ख्याल में वो फिर अपना 50, 60, 70 सीट लाके अपनी पार्टी को रिबिल्ड कर सकते हैं। उनके पास टाइम है, एनर्जी है, उनका एक इमेज है अच्छा। तो ये सब लेके अखिलेश के पास अब कुछ बचा है तो वो उनकी इमेज है जो उन्होंने काम किया है, और पार्टी को भी उसकी कद्र करनी चाहिए जो नहीं हो रही। उसको लोगों में भी एक अच्छा वो है कि ये काम करना चाहते थे, इनको काम नहीं करने दिया। अब वो इसी राह पे चलते रहे तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में वो जरूर पार्टी अपना बिल्ड कर सकते हैं, भले ही इस चुनाव में उनको नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, इतिहास में ये पहला मौका था जब कोई प्रधानमंत्री महोबा पहुंचा। नरेंद्र मोदी ने सूखे के लिए जाने जाने वाले बुंदेलखंड के महोबा में रैली को संबोधित किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 265 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के लिए यूपी की सियासी उठापटक के बीच ये बड़ा मौका था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बुंदेलखंड के सूखे की चर्चा की। नरेंद्र मोदी ने जनता की
चुनावी नब्ज को टटोलते हुए बुंदेलखंड की दुर्दशा के लिए सपा और बसपा को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री ने महोबा में रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि यहाँ किसानों के साथ अन्याय हुआ है। बुंदेलखंड की धरती पर अगर पानी उपलब्ध हो जाए तो यहाँ का किसान मिट्टी से सोना पैदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो राज्य को सपा बसपा के चंगुल से बाहर निकालना होगा। पीएम ने एसपी बीएसपी पर जमकर निशाने साधे और पार्टी को परिवार बचाने की चिंता है ये सपा पर आरोप लगाया और बसपा के लिए कहा कि उन्हें तो सिर्फ सत्ता पाने की चाह है। कभी सपा कभी बसपा, कभी सपा कभी बसपा, उनकी तो दुनिया चलती रही, आपकी दुनिया में कोई बदल नहीं आया मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 साल में उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का उत्तम से उत्तम प्रदेश बनाने की अगर आपको इच्छा लगती है तो इन सपा बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए। भाइयों बहनों, एक तरफ परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ कुर्सी पाने की चिंता है, तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश बनाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की चिंता है। इसके अलावा 3 तलाक पर भी पीएम ने कहा कि मुस्लिम बहनों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं बांटना चाहिए। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अभिषेक पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, बेहद दिलचस्प है ये, एक तरफ जहां सपा और बीजेपी के बीच कुछ साठगांठ की बातें सामने आ रही हैं इस पूरे प्रकरण में, तो दूसरी तरफ पीएम ने इस मौके का फायदा उठाया और जमकर निशाना साधा। देखिए, जाहिर तौर पर कल और पिछले 15 दिनों में जो कुछ समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के परिवार में हो रहा है उसका फायदा बीजेपी अपने आप को चुनाव में देख रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि चुनाव में इसका फायदा हो सकता है। और प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज से बुंदेलखंड की धरती से कहा कि कभी समाजवादी पार्टी कभी बहुजन समाजवादी पार्टी, और इन दोनों की सरकारों की वजह से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। एक बार भाजपा को मौका मिलना चाहिए। भाजपा उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है, भाजपा उत्तर प्रदेश का विकास चाहती है। बाकी लोग सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, अपने परिवार का विकास चाहते हैं, तो एक बार मौका दीजिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये भाषण जो है भले ही बुंदेलखंड की धरती से था, लेकिन वो पूरे उत्तर प्रदेश भर में असर डालने के लिए और भाजपा के पक्ष में कम से कम बीजेपी को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो मौजूदा सियासी हालात हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें प्रधानमंत्री का ये भाषण उनके लिए संजीवनी का काम कर सकता है। जी बिल्कुल। और इधर 3 तलाक पर भी उनका बयान सामने आया है। रानू, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़कर ना देखा जाए, चुनाव से भी जोड़कर क्या इस बयान को देख रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे को लगता है बीजेपी चाहती है कि अगर मुस्लिम औरतें जो हैं, क्योंकि तलाक तो एक इशू है ही कम्युनिटी के अंदर, तो अगर वो मुस्लिम औरतें घर से निकल के बीजेपी को वोट देंगी तो बहुत हद तक उनको फायदा हो सकता है। और इसमें क्या अपने आदमियों से निकल के वोट दे पाएंगी या वो घर में जो डिसीजंस होते हैं उसके खिलाफ जाके वोट दे पाएंगी, ये और बाकी इश्यूज हैं। पर बीजेपी अपनी तरफ से मेरे ख्याल में पूरी कोशिश कर रही है कि अगर वो एक मुस्लिम औरतों को ब्रेक कर पाए तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान हैं, वो बीजेपी को पसंद नहीं करते, उनके साथ वोट नहीं करते, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को होता रहा है पिछले चुनाव में। तो इस सब को लेके बीजेपी अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ये डिबेट बहुत पुरानी है, बहुत लंबी है, जो क्या पर्सनल सिविल कोड
और कॉमन सिविल कोड के लिए कि क्या ये माना जाता है कि रिफॉर्म्स जो है कम्युनिटी के अंदर से जब तक नहीं आएंगे तब तक वो इफेक्टिव नहीं हो सकते, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। इस पे जो है सरकार को पूरी तरह से पूरी कम्युनिटी को साथ बिठा के एक माहौल बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ विमेन को टारगेट करके कि उनका फायदा उठाए। ये इतना आसानी से रिजॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है जो चाहता है कि जो स्टेटस को है वो इसमें मेंटेन हो पूरी तरह से। जी बिल्कुल, लेकिन चुनावी माइलेज लेने की कोशिश जरूर बीजेपी की ओर से हो रही है इस मसले पर। आपसे जानना चाहेंगे, आज अखबार में एक और बेहद अहम खबर छपी है टाटा समूह के घमासान को लेकर, और साइरस मिस्त्री की छुट्टी कर दी गई है और वापसी हो गई है रतन टाटा की। इसे किस तरह से देखें? हमारे इंडस्ट्रीज के अगर डेवलपमेंट्स की हम बात करें तो उसमें कितना अहम इसे आप मानती हैं? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात, क्योंकि ये पहली बार शायद टाटा एंड सन्स जो है वो बहुत ही क्रेडिबल ग्रुप माना जाता है बिजनेस वाइज। मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रिटी हो या क्रेडिबिलिटी हो या फेयरनेस हो या जिस तरह से वो जो उनके जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उसको लेके, तो बहुत उनका वर्ल्ड वाइड एक बहुत अच्छा नाम है पहली बार। और उनके जो चेयरमैन रहे उनके पे भी कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई। तो ये पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी को इन्होंने चेयरमैन बनाया हो और 4 साल के अंदर ही इतना डिसल्यूजनमेंट हो गया हो कि बोर्ड को एक इमरजेंसी मीटिंग बुला के उनको हटाना पड़ा हो। पूरे रीजंस अभी सामने आए नहीं है, क्योंकि टाटा एंड सन्स ने बहुत खुलकर लोगों को बताया नहीं कि क्या रीजन है इसके पीछे। अभी स्पेकुलेशन चल रही, क्योंकि कल ही हुआ है इसलिए स्पेकुलेशन चल रही है। बहुत सारे उसमें बहुत सारे रूमर्स हैं, बहुत सारे अफवाहें हैं जो मार्केट में है। लेकिन कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, तभी ये इतना बड़ा फैसला कंपनी लिया के गया। अंदर ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्या जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं वो बेच रहे थे, वो उस पे फोकस नहीं कर रहे थे, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे कर रहे थे। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक और बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है इनका झुकाव उसकी तरफ था। तो ये अभी क्लैरिटी है नहीं कि इसमें क्या है। 4 महीने के लिए रतन टाटा को बनाया गया है, कितना संभाल पाते हैं अभी एक सर्च कमेटी बनाई गई है। वो सर्च कमेटी डिसाइड करेगी कि अगला चेयरमैन वो रेकमेंड ये भी कर सकती है कि अगला चेयरमैन फिर रतन टाटा हो सकता है। 4 महीने के लिए इनको जरूर इंटरिम बनाया गया है, क्योंकि ये भी सर्च कमेटी के पार्ट रहेंगे। पर ये आप रूल आउट नहीं कर सकते कि क्योंकि इनका पिछले का टेन्योर इतना अच्छा था और नॉन कंट्रोवर्शियल था और फेयर था कि हो सकता है कि कमेटी फिर रेकमेंड करे कि रतन टाटा को रखा जाए और फ्यूचर में फिर आगे मतलब सर्च जारी रहेगी। 4 महीने में आसान नहीं होगा इनको, क्योंकि इतना बड़ा। चलिए रेणु मित्तल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी बड़ी खबरों पे सटीक समीक्षा करने के लिए। आइए कुछ और सियासी खबरों पे नजर डाल लें। तो अरसे से कांग्रेसी नेता इंतजार में हैं कि कब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में कदम रखती हैं। लगता है इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। यूपी में पार्टी को आईसीयू से बाहर निकालने के लिए प्रियंका गांधी ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और सोमवार को प्रियंका गांधी दिल्ली के रकाबगंज रोड पर कांग्रेस के वॉर रूम जा पहुंची और वॉर रूम में उत्तर प्रदेश पर चर्चा होनी थी। बैठक में उनके भाग लेने को लेकर संशय बरकरार तो था, लेकिन वहां पहुंचे कांग्रेसी नेताओं को भरोसा था कि वो बैठक में जरूर आएंगी। प्रियंका ने उन्हें निराश नहीं किया। युवराज राहुल भले ही देवरिया से दिल्ली तक यात्रा पूरी करने के बाद अगली यात्रा की तैयारी में लगे हों, लेकिन लगता है कि उनके आगे की यात्रा योजना भी बहन प्रियंका की देखरेख में बननी है। सूत्रों की माने तो पहली बार प्रियंका गांधी यूपी के आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी के आला नेताओं की बैठक में पहुंची। वहां पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित सरीखे नेता पहले से मौजूद थे और सूत्र बताते हैं कि घंटों चली माथापच्ची में प्रियंका खामोश नहीं रहीं। पूरी बैठक के दौरान वो लगातार नेताओं से सवाल जवाब करती रहीं और यूपी में चल रही कांग्रेस की यात्राओं का जायजा भी लिया और भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई गई। और अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो मांग उठती थी प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ, उस मांग पर लगता है अब प्रियंका गांधी अब मेहरबान हो रही हैं। किस तरह से यूपी में सुगबुगाहट प्रियंका के एक्टिव होने से? देखिए, ये रणनीति पहले से ही तय हो चुकी है कि कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर प्रियंका गांधी को कैंपेन करना है और इस बार महज रायबरेली और अमेठी तक उनको सीमित नहीं रहना है। ये तैयारियां पहले से हो चुकी हैं।
और कल जिस अंदाज में बैठक हुई, प्रियंका गांधी की भूमिका तलाशी गई, प्रियंका गांधी की राय मशवरा किया गया और अब उनको लेकर के जो एक तैयारियां शुरू की गई हैं। अब ये माना जा रहा है कि जब कैंपेन शुरू होगा, कांग्रेस का औपचारिक रूप से बड़े पैमाने पर कैंपेन शुरू होगा, तो प्रियंका गांधी खुल करके इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखेंगी। सबसे अहम बात है कि कल की मीटिंग के बाद राज बब्बर प्रदेश अध्यक्ष यूपी कांग्रेस और प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार हैं कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में, ये दोनों आज लखनऊ में हैं और कल की मीटिंग का लबोलुआब आज उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय रहेगा। यहाँ के पदाधिकारियों, यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी और प्रियंका गांधी की तरफ से जो इनपुट्स मिले हैं कल उनको, वो भी शेयर की जाएंगे। तो ये भी एक अहम बात है। ये तमाम तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि प्रियंका गांधी की एक अहम भूमिका हो रही है। अभी हाल के दिनों में चाहे राहुल गांधी की किसान यात्रा हो या फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो दो बस यात्राएं चलाई जा रही थी, उनका कोई बहुत ज़्यादा असर होता हुआ दिखा नहीं है। कांग्रेस ने ज़रूर प्रयास किया लोगों तक पहुंचने का, लेकिन उसका बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे में अब जबकि चुनाव अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन प्रियंका गांधी की भूमिका को तलाशा जा रहा है और उनको तय समय से पहले चुनाव प्रचार में उतार दिया जाएगा ताकि जो नुकसान कांग्रेस अपने आप में देख रही है उसकी भरपाई हो सके। जी बिल्कुल। और पूरे अगर हम बात करें अभिषेक के, प्रशांत किशोर ने जो पूरी तरह से रणनीति बनाई कांग्रेस के लिए, उसमें अब प्रियंका गांधी अगर एक्टिव नजर आ रही हैं तो क्या उन्हीं की रणनीति का ये हिस्सा माना जाए? देखिए, प्रशांत किशोर की अगर बात कर ली जाए तो करीब आज से 3 से 4 महीना पहले जब प्रशांत किशोर लखनऊ में लगातार ब्लॉक प्रमुखों से, मंडल प्रभारियों से लगातार मिल रहे थे यहाँ पर यूपी कांग्रेस में, तभी एक रणनीति, एक फार्मूला तय हुआ था। उस समय करीब 150 सीटों का फार्मूला तय हुआ था कि 150 सीटों पर प्रियंका गांधी को उतारा जाएगा। लेकिन इसके बाद खबर ये आई कि प्रियंका गांधी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। वो कुछ चुनिंदा सीटों पर ही जाना चाहती हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार करना चाहती हैं। रायबरेली और अमेठी से हालांकि बाहर निकलेंगी, लेकिन वो सीमित भूमिका उनकी रहेगी। इधर दूसरी तरफ से लगातार मांग हो रही थी इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से प्रियंका गांधी को मुख्य चेहरा बनाना चाहिए, मुख्य रूप से यूपी कांग्रेस की पूरी कमान देनी चाहिए, चुनाव में उनको चेहरा बना करके उतारना चाहिए। वहां भी बात नहीं बनी और ऐसे में प्रियंका गांधी भले ही अपनी सीमित भूमिका में रहेंगी, भले ही कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर वो प्रचार करेंगी, लेकिन उसका असर हो सकता है और इसी के लिए रणनीति कल दिल्ली में बनी है। आज उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उसकी बातचीत की जाएगी। मतलब प्रशांत किशोर जो चाहते थे पूरी तरीके से प्रियंका गांधी की उपयोगिता साबित हो, उतना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना मनाने में जरूर कामयाब हो गए हैं वो कि जहां पहले प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी तक ही केवल सीमित रहती थी, उससे बाहर निकलेंगी और तय समय से पहले कांग्रेस के लिए उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगी। बिल्कुल, अभिषेक बने रहिए हमारे साथ। और एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है। इस बार निशाना बनाया गया बलूचिस्तान के क्वेटा को, जहां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आतंकियों ने तबाही मचा दी। मंगलवार की सुबह पाकिस्तान के लिए काली सुबह साबित हुई। रात करीब 12 बजे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 3 आतंकी घुसे, जिन्होंने 57 लोगों की हत्या कर दी है। इस आत्मघाती हमले में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वहीं 2 आतंकियों ने खुद को बम से उड़ा लिया, जबकि तीसरे को मार गिराया गया है। करीब 700 बंधक पुलिस कैडेट्स को बचा लिया गया। इन आतंकियों का मकसद क्वेटा में बने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के हॉस्टल में घुसने का था, लेकिन हॉस्टल के सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। हमले के वक्त कैंपस में करीब 700 कैडेट्स मौजूद थे। हमले के फौरन बाद पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला। क्वेटा में आतंकवादियों की ये नापाक हरकत पहली नहीं है। कल ही क्वेटा के दक्षिण में सूरब में बंदूकधारियों ने 2 कस्टम अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये पुलिस ट्रेनिंग कैंप के ऊपर अटैक है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और बहुत लोग जख्मी भी हैं। ये इस तरह की गतिविधियां काफ़ी समय से बलूचिस्तान में चल रही हैं। बलूचिस्तान में 2 प्रकार के ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। एक तरफ तो सेकुलर नेशनलिस्ट हैं जो कि वहाँ की आज़ादी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लामिस्ट हैं जो वहाँ के पे इस्लामिक निज़ाम लगाना चाहते हैं। इस अटैक के पीछे कहा जाता है कि ISS का हाथ है। इससे पहले वाले में भी ISS का इन्वॉल्वमेंट है। Wherever they may be, whether they be in Balochistan or they be in POK or they may be in Sindh province, they've got to go after them. Secondly, when Pakistan tries to create mayhem in India or Bangladesh or Afghanistan, sooner or later the fire will also singe
itself, and that is what is apparent. They've got to realize that they have to look after the people. Ethnic cleansing that they're doing in Balochistan must come. तो पाकिस्तान अब अपने ही चक्रव्यूह में घिर गया है। आतंकवाद का चक्रव्यूह जो उसने रचा अपनी सरजमी से, अब वो दंश उसे भी लगातार परेशान कर रहा है। और क्वेटा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त आतंकवादी हमला हुआ, 57 लोगों की हत्या कर दी गई और 700 कैडेट्स पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद थे, जिन पर निशाना साधा गया, लेकिन बचा लिए गए हैं वो। पुलिस और सेना के जॉइंट ऑपरेशन के बाद 3 आतंकवादियों को गिरा दिया गया मारकर। और इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब महिलाओं को भी मुंबई के हाजी अली दरगाह में प्रवेश करने की इजाजत मिल गई है। मुंबई के हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम महिलाओं को पुरुषों के समान दरगाह में जाने देने की अनुमति देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मानते हुए ट्रस्ट को 4 हफ्तों में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने का आदेश दिया। दरगाह ट्रस्ट ने कहा कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को क्रियान्वित करने और महिलाओं को भी पुरुषों के समान दरगाह के मुख्य हिस्से तक जाने देने की अनुमति देंगे। इससे पहले दरगाह ट्रस्ट ने ही बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि जैसे 4 साल पहले तक महिलाओं को जाने की इजाजत थी, उसी तरह से वो अब भी जा सकती हैं। तो बड़ी जीत इस मामले में हुई है मुस्लिम महिलाओं की, जो अपील थी कि दरगाह के गर्भगृह में जाने की इजाज़त मिले। महिलाओं को भी 4 साल पहले तक ये प्रथा थी कि महिलाएं भी अंदर जाती थी, लेकिन उसके बाद महिलाओं के जाने पर रोक लगा दी गई थी। मामला न्यायालय पहुंचा। पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दी और कहा कि पहले की तरह ही महिलाओं को गर्भगृह में जाने की इजाज़त मिले, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ दरगाह कमेटी ने अपील की थी, लेकिन खुद ही अदालत के सामने मान गए इस बात को कि अब मौका देंगे महिलाओं को भी गर्भगृह में प्रवेश करने का। और मुंबई से मेरे सहयोगी स्वीटी यदुमुलम जुड़ रही हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। स्वीटी, 4 साल के बाद अब महिलाओं को दोबारा मौका मिलेगा अंदर गर्भगृह में जाकर दरगाह में दर्शन करने के लिए। एक कानूनी लड़ाई में जीत मिली है उन्हें। जी बिल्कुल खुशी की बात है और साथ ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है हाजी अली ट्रस्ट की तरफ से लिया गया है, क्योंकि पहले तो इसका विरोध किया गया था कि जो महिलाएं हैं उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी हाजी अली की दरगाह के अंदर। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को हाजी अली दरगाह के ट्रस्ट ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे और 2 हफ्तों में ही जो है महिलाओं को जो है प्रवेश जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उन्हें 4 हफ्तों का वक्त दिया है, ना केवल वो 2 हफ्तों में बल्कि 4 हफ्तों में जो है ये जो प्रक्रिया है वो शुरू कर सकते हैं। ऐसे में एक महिलाओं को लेकर, मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट की तरफ से जो विरोध किया जा रहा था महिलाओं का, वो यहाँ पर रोका गया है, क्योंकि अब जो है महिलाओं को पूरी तरह से छूट दी गई है और वो भी पुरुषों की तरह ही अभी अंदर जाकर जो है हाजी अली दरगाह। चलिए स्वीटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी देने के लिए। और आइए अब बिहार की खबरों को जानने के लिए सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी किरण का। किरण, आज क्या कुछ बड़ी खबरें हैं बिहार से? अभिलाषा, बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालें तो यहाँ पर शहाबुद्दीन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा है कि आखिरकार क्यों ना तुम्हें तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया जाए। चंदा बाबू और आशा रंजन, जो कि राजदेव रंजन की पत्नी है, जिनकी हत्या कर दी गई थी और इसका आरोप भी शहाबुद्दीन पर लगा है, इन्होंने एक याचिका दायर की है और याचिका दायर करके ये तर्क दिया है कि हमारी जान को खतरा है। जो केस अभी चल रहा है, इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है, हो सकता है कि गवाहों को बरगलाने की कोशिश भी शहाबुद्दीन जेल के अंदर बैठे बैठे कर सकते हैं। और ये तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप हफ्ते में जवाब दे देते हैं कि आपको तिहाड़ जेल ही शिफ्ट कर दिया जाए, तो उसके बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे मामले की सुनवाई कर सकते हैं। इसी के साथ गया रोड रेस का मामला, अभिलाषा याद होगा हर किसी को कि आदित्य सचदेवा, उनकी मौत हुई थी और आरोप लगा था रॉकी के ऊपर, जो मुख्य आरोपी है। फिलहाल जमानत उसे दे दी गई है, लेकिन आदित्य सचदेवा के पिता ने भी बिहार सरकार से ये गुजारिश की है कि जमानत को रद्द करने के लिए
याचिका दायर की जाए, जिसको लेकर के बिहार सरकार ने कदम भी उठाया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और वहां पर याचिका दायर की और सीधे तौर पर कहा है और यहां पर यह पक्ष रखा गया है कि अगर मामले का ट्रायल चल रहा है तो हाई कोर्ट की तरफ से कैसे जमानत दी जा सकती है, इसको लेकर के भी सुनवाई होगी और देखना यह होगा कि क्या रॉकी यादव की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर उनको राहत मिलती है, जिस तरह से जमानत अभी फिलहाल मिली हुई है। और वहीं अगर तीसरी बड़ी खबर के ऊपर अभिलाषा नजर डाले तो बहुत ही दर्दनाक घटना जो कि मुजफ्फरपुर से आज सामने आई है, जहां पर महिला इंजीनियर सरिता देवी नाम बताया जा रहा है, जिसको कुर्सी से बांध करके जला दिया गया है जिंदा। मां ने शिनाख्त कर ली है और वहां से एक जोड़ी चप्पल और साथ ही हड्डियां बरामद हुई है। फिलहाल एक नोट भी जो बरामद हुआ है उसमें मात्र इतना ही लिखा हुआ है कि मां मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इस बात से एहसास लगाया जा सकता है कि जब महिला मौत की कगार पर होगी तो किस तरह से उसकी आंखें छलकी होंगी और किस तरह का उसके अंदर में एहसास होगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच अभी कर रही है। हत्या और सुसाइड दोनों मामलों को लेकर के चल रही है, लेकिन हत्या का एंगल जो है वो कहीं ज्यादा यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि पति के ऊपर भी जो शक की सुई है वो घूमती नजर आ रही है। पति के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि रिश्ते अच्छे नहीं थे। इंजीनियर सरिता देवी जो है वो अकेले रह रही थी, उनका जो बेटा है वो अपने नानी के यहाँ पर रह रहा था, तो उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन पूरा जो ये मामला है अभी जांच का विषय अभिलाषा बना हुआ है और यही 3 बड़ी खबरें हैं आज बिहार में। चलिए किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से बिहार की अहम खबरों से हमें रूबरू कराने के लिए। और आइए झारखंड का रुख कर लेते हैं, सीधे रुख करेंगे रांची का। मेरे सहयोगी प्रभात सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। प्रभात, क्या बड़ी खबरें झारखंड से? जी, झारखंड की हम अगर मुख्य खबरों पे रोशनी डालें तो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज जनता से सीधे मुखातिब होंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास जनता से सीधी बात करेंगे, कई बातों को जनता के समक्ष वो रख सकते हैं। वहीं झारखंड में और अगर रांची में बात करें तो रांची में ऑपरेशन नई दिशा के अंतर्गत शीर्ष नक्सल कमांडर, झारखंड के शीर्ष नक्सल कमांडर जो हैं वो खुद को पुलिस महानिदेशक के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। इससे पहले भी ऑपरेशन नई दिशा के अंतर्गत कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं अगर हम खेल की बात करें तो टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले चौथे वनडे मैच जो जेएससीए स्टेडियम रांची में होने वाला है, उसके लिए आज 9:30 बजे से टीम न्यूजीलैंड जेएससीए स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। वहीं टीम इंडिया जो है वो 1:30 बजे से जेएससीए स्टेडियम में प्रैक्टिस करती नजर आएगी। पारा शिक्षकों का मार्च जो है आज राजभवन के समक्ष रहेगा। पारा शिक्षक जो है आज 40वें दिन हो गए उनको हड़ताल के, 40 दिन से वो हड़ताल पे अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 25 तारीख की तिथि जो है वो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। अगर पारा शिक्षक 25 तारीख को अपने क्षेत्र में नहीं लौटते हैं, अपने कार्य को नहीं संभालते हैं, कार्यभार को नहीं संभालते हैं, तो उन्हें निलंबित करने की जो बात है वो सरकार ने कही है। चलिए प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। इधर महाराष्ट्र में पेंगुइन की मौत पर सत्ताधारियों पर निशाना साधा जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनकी वजह से मुंबई के चिड़ियाघर में पेंगुइन को लाया गया, जबकि इस प्राणी को बर्फीले पहाड़ों में रहने की आदत है। सियासत के साथ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, पालिका प्रशासन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। और स्वीटी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वीटी, पेंगुइन की मौत से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन अब इसमें सियासत देखने को मिल रही है। क्या बातें कही जा रही हैं विपक्ष के खिलाफ? जी बिल्कुल, मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो वो अन्य राज्यों के मुकाबले, अन्य पालिका के मुकाबले काफ़ी बड़ा है और उसके लिए काफ़ी बड़ा बजट प्रोविजन होता है। ऐसे में जो पेंगुइन की मृत्यु हुई है उस पर न केवल प्रशासन को घेरा जा रहा है, बल्कि अभी जो राजनीतिक दल है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है शिवसेना और बीजेपी, ये दोनों जो है पिछले 22 सालों से मुंबई महानगर पालिका के सत्ता पर काबिज है। ऐसे में जो विरोधी पार्टियां हैं वो अब इस पेंगुइन की मृत्यु पर राजनीति करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं शिवसेना का भी विरोध किया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहीं ना कहीं पालिका में पेंगुइन लाने की मांग की थी और इसी को लेकर जो है भाईकला जू में पेंगुइन को लाया गया था। तकरीबन 53 करोड़ रुपीस का जो है खर्च किया गया था। साथ ही अलग से जो है पेंगुइन को, हालांकि बता दें कि उसे
ठंडी जगह पर रखा जाता है, इसीलिए अलग तरीके से उसके लिए तैयारियां भी की गई थी भाई कैलाश जू में। हालांकि शुरुआती तौर पर उसे एसी में रखा गया था, ऐसा भी कहा जा रहा है, और इसीलिए ये एक कारण हो सकता है पेंगुइन की मौत का। और अब जो है विपक्ष पार्टियां टिप्पणी कर रही है, सत्ताधारी पर विरोध कर रही है, न केवल प्रशासन को भी घेर रही है, उन्हें भी कह रही है कि उनके खिलाफ जो है एनिमल क्रुएल्टी के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वीटी आपका पूरी जानकारी।